प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो सीरीज में। तो आज की क्लास में हम लोग भूगोल का क्लास 10 का खंड ख का जो आपदा वाला जो चैप्टर है वो उसका इकाई नंबर 2 देख रहे हैं। और इसके हम लोग कुछ क्वेश्चन जैसे कि ऑब्जेक्टिव को पिछले वीडियो में देख चुके थे। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हमने ये जो 3 क्वेश्चन है लघु उत्तरीय का, इसको पिछले क्लास में कंप्लीट कर लिया है। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जाकर पहले सबसे पहले इन क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट कर ले। आज की क्लास में हम लोग 4 नंबर यानी कि 4 यहाँ पे 5, 6 और 7 नंबर लघु उत्तरीय का जो क्वेश्चन है उसे कंप्लीट करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि पीछे का जितना भी वीडियो है आप लोग अगर देखे होंगे तो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए हम लोग चौथे क्वेश्चन से आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। तो ये सारा जो क्वेश्चन है हम लोग का हो चुका है। चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और चौथा क्वेश्चन क्या है एक नजर हम लोग इस पे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारे सामने है और ये जो क्वेश्चन है कि बाढ़ नियंत्रण के उपाय को बताएं। बाढ़ जो है उसके नियंत्रण के लिए उपाय क्या है। तो आप लोग यहाँ देख रहे हो कि बाढ़ के नियंत्रण के लिए बांध का निर्माण किया गया है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि बाढ़ नियंत्रण के उपाय, सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेंगे आंसर लिखते समय। और पहला उपाय क्या लिखेंगे, नदियों के किनारे बांधों का निर्माण कर इसे समय समय पर मरम्मत कर लेना चाहिए। ठीक है, समय समय पर जो बांध है उसका मरम्मत करते रहना चाहिए। इसके अलावा दूसरा चीज हम लिख सकते हैं, इन नदी बांधों के ऊपर पेड़ पौधे लगाना। ये जो बांध बनाते हैं हम लोग उसके ऊपर पेड़ पौधे लगाएं ताकि जो बारिश की जो बारिश है या अन्य प्रकार की बहुत सारी चीजें हैं उससे क्या हो, बांध को सुरक्षा हो। और पेड़ पौधे लगाने से क्या होता है, जो बांध है, ये जो बांध हुआ, इस बांध के ऊपर अगर हम लोग पेड़ पौधे लगाते हैं, ठीक है, इसके ऊपर अगर हम लोग पेड़ पौधे लगाते हैं तो इसका जो जड़ है उस बांध को मजबूती प्रदान करती है। क्या करती है, मजबूती प्रदान करती है। तो क्या है, इन नदी बांधों के ऊपर पेड़ पौधा लगाना चाहिए। इसके अलावा आगे अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए आगे क्या है कि विभिन्न नदियों को आपस में जोड़ने का काम करना चाहिए। विभिन्न नदियों को आपस में इसलिए कनेक्ट करना चाहिए ताकि ये जो बाढ़ की पानी है, अगर किसी एक क्षेत्र में अगर बाढ़ का जो पानी है वो एक क्षेत्र के नदी में अगर रहेगी तो यहाँ भारी मात्रा में जल जमाव होगा और नदी बांधों पर जोर पड़ेगा। और यहाँ पे अगर इस इलाके में बारिश हो रही है और इन नदियों को अगर हम और भी नदियों से अगर जोड़ देते हैं तो जिन इलाकों में पानी नहीं हो रहा है, बारिश नहीं हो रहा है, उस इलाके के नदियों में क्या होगा, उस बाढ़ का पानी या बरसात का पानी जो है वो जाएगा, जिससे इस नदी पे जोड़ नहीं पड़ेगा। तो नदियों को क्या करना चाहिए, आपस में जोड़ने का काम करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बाढ़ नियंत्रण का एक और तरीका है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का अध्ययन कर बांधों का सही समय पर जांच करते रहना चाहिए। यानी कि बाढ़ नियंत्रण के लिए हम लोग एक और उपाय कर सकते हैं कि जहां ज्यादा बाढ़ आता है उस इलाकों का चयन कर लेंगे और उस इलाके में जो नदियों के पास जो बांध है उस बांध का पहले ही हम लोग क्या कर लेंगे, मरम्मत कर देंगे ताकि क्या हो, बरसात के दिनों में वहां का बांध ना टूटे और वो जो इलाका बाढ़ से प्रभावित है वो ना हो। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर किसका। तो आंसर हमने किसका देखा, तो चौथे नंबर क्वेश्चन का जो भी था, बाढ़ नियंत्रण के उपाय को बताएं। इसके आगे अगर हम लोग चले तो पांचवा जो क्वेश्चन है बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है कि सूखे की स्थिति को परिभाषित कीजिए। अब बाढ़ खत्म हुआ तो सूखे की स्थिति को देख लेते हैं। क्या देखिए, वर्षा के मौसम में वर्षा का ना होना तथा तेज धूप निकलना जिससे किसान खेती नहीं कर पाए, तो ऐसी स्थिति को सूखे की स्थिति या सुखाड़ कहा जाता है। देखिए यहाँ कहा गया है कि वर्षा के मौसम में, तो वर्षा के मौसम में ही होगी, वर्षा के मौसम में होगी। अगर वर्षा के मौसम में वर्षा नहीं हो रही है और तेज धूप निकल रहा है जिसके कारण जो खेती है, खेती किसान ना कर पाए, तो उस स्थिति को कहते हैं सुखाड़। तो वही चीज यहाँ लिखा है कि वर्षा के मौसम में वर्षा का ना होना तथा तेज धूप निकलना जिससे किसान खेती नहीं कर पाए, तो ऐसी स्थिति को सूखे की स्थिति या सुखाड़ कहा जाता है। आप लोग यहाँ देख सकते हो ये जो मिट्टी है, यहाँ बारिश नहीं हुआ है जिसके कारण ये जो नदी है, नदी का भी जल स्तर धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है और मिट्टी है वो किस तरीके से बंजर पड़ी है ये आपके सामने दिखाई दे रहा है।
तो सूखे की स्थिति को परिभाषित करना था, हमने कर लिया। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। आगे चलते हैं तो आगे देखिए यहाँ पे सूखे की स्थिति का 3 बड़ी समस्याएं पैदा होती हैं। ठीक है, सूखे की स्थिति से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है वो देख लीजिए। तो ये है पानी की कमी होती है, पहला चीज तो पानी की कमी होगा। दूसरा नंबर मवेशियों के लिए चारा की कमी होगी। इसके अलावा खाद्यान्नों की कमी होगी। अब देखिए यहाँ पे पानी की जब कमी होगी तो पानी की कमी के बाद क्या होगा, हम लोग जो कृषि करते हैं, खेती करते हैं, बंजर मिट्टी में तो नहीं करेंगे। किसी चीज को फसल लगाने के लिए मिट्टी क्या होनी चाहिए, बंजर नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा उसमें कृषि में सिंचाई के लिए पानी चाहिए, तो कृषि नहीं हो पाएगा, तो हमें क्या होगा, खाद्यान्नों की कमी होगा। मवेशियों के लिए जो चारा है, हरी हरी जो घासें है वो नहीं मिलेगी, तो मवेशियों के लिए चारा की भी कमी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चले तो आगे जो हमारा 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारणों का वर्णन करें कि क्या कारण है कि सुखाड़ उत्पन्न हो रही है। तो देखिए सुखाड़ के लिए सबसे पहले अगर कारण हम लोग देखें तो हमें ये जो पिक्चर दिखाई दे रहा है इसमें दूर दूर तक कहीं पेड़ पौधा नहीं दिखाई दे रहा है। और आपको मालूम है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अंधाधुंध वृक्षों की कटाई करते जा रहे हैं। और वृक्षों की कटाई के कारण जिस समय पे बारिश होना चाहिए उस समय पे बारिश नहीं हो रही है। जो हमारा वातावरण है उसका तापमान बढ़ते जा रहा है, प्रदूषण बढ़ते जा रहा है, और प्रदूषण का कारण हम मनुष्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है, क्वेश्चन है कि सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारणों का वर्णन करें। तो सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारक निम्न है, या केवल लिख सकते हैं कारक। पहला कारक क्या है, वृक्षों की, ठीक है, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई। पहला चीज वृक्षों की हम लोग जो कटाई कर रहे हैं वो सुखाड़ का कारण है। दूसरा जो है पेड़ पौधों को ना लगाकर वृक्षों की कटाई कर रहे हैं, उसका पेड़ पौधा भी नहीं लगा रहे हैं, तो ये कारण है। इसके अलावा विभिन्न कारणों से वायुमंडल का प्रदूषित होना, विभिन्न कारणों से वायुमंडल धीरे धीरे प्रदूषित होते जा रही है। इसके अलावा अगर हम लोग आगे देखें तो यहाँ देख सकते हो आप लोग क्या, तो भूमि के ताप में वृद्धि होना, ये भी सुखाड़ का एक प्रमुख कारण है। तो हमने अभी देखा ये 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारणों का वर्णन करना था, और हमने अच्छे तरीके से सुखाड़ का जो कारण है उसका वर्णन कर दिया। इसके बाद जो हमारा 7वां क्वेश्चन है वो क्या है, तो सुखाड़ से बचाव के तरीकों का वर्णन करें। सुखाड़ से बचाव का जो तरीका है, तो क्या लिखेंगे इसका आंसर, सुखाड़ से बचाव के तरीके निम्नलिखित हैं। पहला तो काम करेंगे कि अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाया जाए, अधिक से अधिक पेड़ पौधों को हम लगाएं। दूसरा क्या है, तो कुआं, तालाब और नहर आदि का निर्माण कर वर्षा जल का संचयन यानी कि जमाव किया जाए। जो कुआं है, तालाब है, उसमें बारिश के दिन में अगर वर्षा हो रही है तो कुआं का निर्माण करें, तालाब का निर्माण करें, और वर्षा जल का हम लोग संचयन करें, बर्बाद ना करें। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखें तो आगे क्या है, तो नदियों को आपस में जोड़कर नहरों का निर्माण किया जाए। जो नदियां हैं उन्हें आपस में कनेक्ट किया जाए, जोड़ा जाए, और उन नदियों को नहरों से भी जोड़ा जाए, ताकि जिस इलाके में बारिश ना हो तो हम कृषि की सिंचाई के लिए हम उस नहरों के द्वारा, नदियों के द्वारा पानी को भेज सके। ठीक है, आगे देखिए, घरों की छत के पानी का संचयन किसी टंकी में किया जाए ताकि सुखाड़ में इसका उपयोग हो सके। जो वर्षा के जल होते हैं उनका संचयन घर के टंकी में, छत पे हम लोग उस तरीके का टंकी बनाएं और उसमें उसका संचयन करें, यानी कि एकत्रित करें, और जब बारिश नहीं हो रही है उस समय पे हम उनका यूज करें। ठीक है, इसके अलावा वायु प्रदूषण को कम किया जाए। इसके अलावा जो वायु प्रदूषण हम लोग फैला रहे हैं उसको भी हम लोग ध्यान में रखकर धीरे धीरे उसको कम करें। ठीक है, तो ये था हमारा 7वां क्वेश्चन का आंसर। तो हमारा जो लघु उत्तरीय है दूसरे चैप्टर इकाई नंबर 2 का भी खत्म हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो वीडियो है वो अच्छा लग रहा होगा, और हम लोग कंटिन्यू आपदा वाले चैप्टर का इकाई 1 और इकाई 2 खत्म कर चुके हैं। अब आगे के चैप्टर की बारी है। तो वीडियो के साथ साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।